Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator. अब बेटा स्टार्ट हम कर रहे हैं आज बायोडाइवर्सिटी के नेक्स्ट टॉपिक से, और आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। एक बार ही रिकॉल करते हैं हमने ऑलरेडी क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। बेटा हमने स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर, जिसमें हम पहला पढ़ना चाहते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है जिसके लिए हम इसको कंजर्व करें। तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर किए थे। हमने इसमें इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, फिर उसमें हमने इसके बाद किया था कितने स्पीशीज़ हैं बायोडाइवर्सिटी टॉपिक के अंदर, हमने स्पीशीज़ किया। स्पीशीज़ के बाद भी कवर्ड, ये सारा हम कर चुके हैं। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीशीज़ किया, फिर पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये ग्राफ वगैरह हम पूरा समझ चुके हैं। अब थर्ड टॉपिक आता है आपका बायोडाइवर्सिटी के अंदर द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, कि भाई किसी भी इकोसिस्टम में ज़्यादा नंबर ऑफ और ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ होने का फ़ायदा क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। इम्पॉर्टेंस है इसीलिए तो हम उसको कंजर्व करना चाहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंस क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इसका लॉस हो रहा है, फिर हम पढ़ेंगे इसके लॉस को कैसे रोका जा सकता है, यानी बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। चलिए, डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या किसी इकोसिस्टम में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं, उससे इकोसिस्टम का जो फंक्शन हो रहा है वो सच में मैटर भी करता है। एनसीईआरटी पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। This is a question for which ecologists have not been able to give a definite answer, और ecologists तक के पास भी इसका कोई definite answer नहीं है। For many decades, ecologists believe that communities with more species, आपके मतलब की लाइन क्या है, communities with more species generally tend to be more stable than with the less species। कुछ बहुत सारे ecologists ये मानते हैं कि भाई हमको ये तो नहीं पता कि नंबर ऑफ स्पीशीज से उसकी फंक्शनिंग सच में क्या अफेक्ट होती है या नहीं होती है, पर जिस भी कम्युनिटी, जिस भी इकोसिस्टम में अगर नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होते हैं तो जनरली उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी पाई जाती है इन कंपैरिजन टू द सिस्टम जहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज कम होते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अब ये जो इकोलॉजिस्ट मान रहे हैं इसमें यहाँ पर स्टेबिलिटी वर्ड आया, तो स्टेबिलिटी का क्या मतलब है वो देखो। A stable community should not show too much variation in productivity from year to year। मतलब एक स्टेबल कम्युनिटी वो है जिसमें हर साल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस ना आए, तो हम उसको बोलेंगे ये एक स्टेबल कम्युनिटी है। और ऐसा देखा गया है कि अगर नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा होते हैं, मतलब स्पीशीज़ डाइवर्सिटी अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा होंगे तो स्टेबल होती है कम्युनिटी, मतलब हर साल उसमें प्रोडक्टिविटी में बहुत वेरिएशन नहीं आती है कि किसी साल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हुई, किसी साल अचानक बहुत कम प्रोडक्टिविटी हो गई, ऐसा नहीं होता है। इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, कोई नेचुरल डिस्टर्बेंस हो या कोई मैनमेड डिस्टर्बेंस हो। तो जनरली एक स्टेबल कम्युनिटी रेजिस्टेंट या रेजिलिएंट होती है टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। तो एक स्टेबल कम्युनिटी क्या है, मान लीजिए हमें एनसीईआरटी ब्रेक करके लिख के याद करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक स्टेबल, एनसीईआरटी से हम नोट्स बना रहे हैं, एनसीईआरटी से सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉपी में लिख रहे हैं। तो स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है, जिसमें लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, लेस वेरिएशन। बेटा मैम इतनी बार एक ही चीज़ को इसलिए बोल रही हैं ताकि आपको सब कुछ क्लास में याद हो जाना चाहिए, जाके आप रिकॉल करें तो सब आपको लर्न हो जाए। लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, फ्रॉम ईयर टू ईयर, प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन कम से कम आनी चाहिए। और ये जो कम्युनिटी है ये रेजिस्टेंट होगी टू, रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, चाहे ये डिस्टर्बेंसेस मैन मेड हो या फिर ये डिस्टर्बेंसेस नेचुरल हो, ये स्टेबल रहनी चाहिए। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। और एक स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जो एलियन स्पीशीज को रेजिस्ट कर पाएगी, तुमको इस कम्युनिटी में एंटर करने का अलाउड नहीं है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, कैसी कम्युनिटी विच इज रेजिस्टेंट टू invasion of
एलियन स्पीशीज, एलियन स्पीशीज। तो एक ऐसी कम्युनिटी को हम स्टेबल कम्युनिटी बोलते हैं। नाउ वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी, बट डेविड टिलमन्स, फिर से एक साइंटिस्ट का नाम डेविड टिलमन्स, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, इन्होंने बहुत सारे इकोसिस्टम पे एक्सपेरिमेंट किए यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर्स। Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation. More species, जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा थे, तो इसी बात को हम लिखते भी चलते हैं साथ में कि डेविड टिलमन के प्लॉट्स पर जो एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने आउटडोर से, हमें क्या पता चला, ये वाली बात जो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी, यानी बेटा नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होंगे, तो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होगी, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होगी। और लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होने का क्या मतलब है? लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन का मतलब है ज्यादा स्टेबिलिटी, एक स्टेबल कम्युनिटी होगी। यहीं पर यही लिखा हुआ है, कम्युनिटीज विथ मोर स्पीशीज टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विथ लेस स्पीशीज। प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। और यहाँ पर यही लिखा है कि स्टेबल कम्युनिटी होती है विच डू नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। सब सेम बात है, ठीक है, यहाँ पर बताई गई, यहाँ पे स्टेबल कम्युनिटी बताया गया, यहाँ उनके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया। यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी, अगर नंबर ऑफ स्पीशीज अगर ज्यादा होंगे तो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी होगा। और अगर ऐसा होगा बेटा, अगर ऐसा होगा मतलब एक स्टेबल कम्युनिटी होगी, स्टेबल कम्युनिटी होगी। तो पहला फायदा किस चीज का, पहली इंपॉर्टेंस किस चीज की, स्पीशीज डाइवर्सिटी की, कि स्टेबल कम्युनिटी होगी। तो फर्स्ट बेनिफिट हम लिखते हैं यहां पर, इंपॉर्टेंस में एक इंपॉर्टेंस तो क्या हो गई, एक इंपॉर्टेंस हो गई, या मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, यही तो हमारा टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, कि अगर स्पीशीज ज्यादा होंगे तो स्टेबल कम्युनिटी होगी। और स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम को ये एक फायदा हुआ। अब देखो आगे क्या लिखा है, इन टोटल बायोमास, तो प्रोडक्टिविटी और बायोमास सेम बात है बेटा, प्रोडक्टिविटी और टोटल बायोमास, बायोमास को ही, क्योंकि आप बायोमास ही तो मेजर करते हैं, प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट आप बायोमास से करते हैं कि पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में कितना टोटल मास प्रोड्यूस हुआ है बायोलॉजिकल, जिसको आप बायोमास कहते हैं, और उसी को आप प्रोडक्टिविटी बताते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो, he also showed that in his experiments increased diversity contributed to higher productivity। दूसरा फायदा, जितना ज्यादा, एक तो स्टेबल कम्युनिटी मतलब लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, टोटल बायोमास, ठीक है, फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक बात। अब दूसरी बात कह रहा है, दूसरा फायदा कह रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ाओगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ाओगे, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तुम बोलोगे मैं अभी तो आप कह रहे थे कि वेरिएशन नहीं होगा प्रोडक्टिविटी में, वो मैं आपको ये कह रही हूँ कि जितना डाइवर्सिटी होगा, वेरिएशन होगा, उतना ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी है, स्टेबल कम्युनिटी है। यहाँ पे मैं आपको ये कह रही हूँ कि और तो और अगर आप उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ाएंगे, मतलब डाइवर्सिटी और बढ़ाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी, ठीक है। दो अलग अलग बातें हैं ये। तो डेविड टिलमन के एक्सपेरिमेंट्स से उनको पता चला कि मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन एंड इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, कि ये जो इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी है ना, इसी की वजह से प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है।
अगर जितनी भी प्रोडक्टिविटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, डाइवर्सिटी की वजह से। नंबर ऑफ स्पीशीज कम होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, ठीक है। चलो अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Although we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem, हम हो सकता है पूरी तरह हमको समझ ना आए कि भाई स्पीशीज ज़्यादा है, स्पीशी रिच है, नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा है, स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो एक इकोसिस्टम बहुत अच्छा कैसे है, उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कैसे है, एंड उसमें स्टेबल कम्युनिटी कैसे है। We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet। देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। रिच बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के लिए तो जरूरी है ही, कैसे हो रहा है ये तो हमको नहीं पता बहुत ज्यादा, लेकिन हो रहा है हमको पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट्स से। तो रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट imperative for the very survival of the human on the planet। तो तीसरा फायदा लिखा हुआ है बेटा, थर्ड बेनिफिट ऑफ species diversity to an ecosystem, that देखो imperative for the very survival of the human race on the planet, survival of human race on this planet। ह्यूमंस के इस प्लैनेट पे रहने के लिए भी स्पीशीज डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है। अब at a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? Would Western Ghats ecosystem be less functional if one of the tree frog species is lost forever? How is our quality of life affected if, say, instead of 20,000 we have only 15,000 species of ants on earth? NCERT आपसे फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ह्यूमंस के लिए अगर इतना ज़रूरी है तो क्या सच में अगर हम कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं तो हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है? क्या सच में कुछ स्पीशीज और एक्सटिंक्ट हो गई तो हम पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? या क्या वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम से अगर एक ट्री फ्रॉग की स्पीशी कम हो जाएगी तो हम पे कोई फ़र्क सच में क्या पड़ेगा? क्या आंट्स की, चींटियों की अगर 20,000 कैटेगरी की जगह 5,000 एक्सटिंक्ट हो गई और 15,000 ही वेराइटीज़ रह जाती है तो सच में क्या हमको कोई फ़र्क पड़ेगा? इसका आंसर डायरेक्टली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, डायरेक्टली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक हाइपोथेसिस दिया है पॉल एलरिच ने, देखो पॉल एलरिच ने एक हाइपोथेसिस दिया जिसको कहते हैं ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो पॉल एलरिच ने दिया, ये स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने देखो एक एग्जाम्पल लिया कि भाई मान लो कि तुम एरोप्लेन एक इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारे राइवेट्स लगे होते हैं, पेंच लगे हुए होते हैं, तब जाके वो इकोसिस्टम रेडी होता है। तो राइवेट्स आप मान लीजिए नंबर ऑफ स्पीशीज हैं कि बहुत सारे राइवेट्स मतलब बहुत सारी स्पीशीज। अगर कोई हर एक पैसेंजर मान लो एक पेंच निकाल के लेके चला जाए, हर पैसेंजर एक पेंच निकाल के लेके चल जाए, तो पहला पैसेंजर जब पहला पेंच निकालेगा तो कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं आएगी। मान लो एक और पेंच निकाल लिया, एक और पेंच निकाल लिया, ऐसे अगर हम उसमें से राइवेट्स रिमूव करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद बेटा एरोप्लेन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट होती जाएंगी तो फिर इकोसिस्टम बहुत वीक हो जाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और तो और ये कहते हैं कि इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि वो जो पेच निकाला गया है वो सीट का पेच निकाला गया है या विंग्स का पेच निकाला गया है, मतलब कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है इस पर भी डिपेंड करता है बेटा, कि कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर रही है इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना अफेक्ट पड़ने वाला है। तो डायरेक्टली तुरंत कोई अफेक्ट नहीं पड़ता पर लॉन्ग टर्म में अफेक्ट पड़ता है। तो अगर एक ट्री फ्रॉग का स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गया तो हमको ऐसे तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चींटियों की 5,000 कैटेगरी कम हो गई तो हमें ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसे ही अगर एक्सटिंक्शन चलता रहा तो हमको ज़रूर फर्क पड़ेगा क्योंकि ह्यूमन रेस के लिए वो पॉसिबल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो there are no direct answer to such naive questions, but we can develop a proper perspective through an analogy. Rivette-Popper hypothesis used by Stanford ecologist Paul Ehrlich in an airplane ecosystem. All parts are joined together using thousands of rivets or species. If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing a species to become extinct,
It may not affect flight safety or proper functioning of the ecosystem initially, but as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak over a period of time. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. Loss of rivets on the wings, यानी कि key species that drive major ecosystem functions is obviously a more serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane. तो इस तरह से बेटा अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा तो फर्क तो पड़ेगा, और इसीलिए बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर स्टेबल कम्युनिटी, फॉर मोर प्रोडक्टिविटी एंड फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लैनेट। एंड इसीलिए इसका लॉस क्यों हो रहा है और उसको कैसे रोका जा सकता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।